सहाफत शुरू हुई यूरोप में इस तरह के यूरोपीय अक़वाम ने जब जाकर दूसरे ममालिक को गुलाम बनाया, वो कई कई साल तक उन ममालिक में रहते थे, अपने घर वालों को खतूत भेजते थे। लंदन के पब्स में और कॉफी शॉप्स में बाज लोग पढ़कर सुनाते थे जिनके पास रेडियो भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। एक ऐसे मुल्क की कहानियां सुनाता था जिसको उन्होंने देखा नहीं था, एक इंटरटेनमेंट का जरिया थी। चौथा पिलर जो है वो सहाफत को इसलिए करार दिया गया, दर हकीकत मगरबी तसव्वुर है। रेनेसांस का पीरियड था, रिफॉर्मेशन का पीरियड था, इनलाइटमेंट का पीरियड आया। मसनूई ज़हानत की वजह से सहाफियों को मौके मिल रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सहाफत हो रही है उसके मयार पर आप देख रहे हैं बेला तबसरे, और मैं हूँ शिराज फराचा। आज मैं गुफ्तगू करूंगा हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सहाफत हो रही है उसके मयार पर और उसके क्या असरात हो रहे हैं अवाम पर, सोसाइटी पर, और इसके साथ साथ जो मसनूई ज़हानत अब आ चुकी है मुख्तलिफ शोबों में और सहाफत पर भी उसके असरात हैं। मसनूई ज़हानत की वजह से सहाफियों को मौके मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सहाफी को और सहाफत को शदीद चैलेंजेस का भी सामना है। ये जो मौजूदा सहाफत है, ये जो सहाफत का तस्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है, ये दुनिया में पाया जाता है, ये दर हकीकत मगरबी तस्वुर है और मगरबी जमहूरियत और मगरबी नेशन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। सहाफत शुरू हुई यूरोप में इस तरह के यूरोपीय अक़वाम ने जब जाकर दूसरे ममालिक को गुलाम बनाया, वहाँ पर अपनी कॉलोनियां कायम की, तो जो मगरबी फौजी जाते थे वो कई कई साल तक उन ममालिक में रहते थे, हालत जंग में होते थे, या जो ताजिर जाते थे वो भी तवील अरसे तक रहते थे। तो वो अपने घर वालों को खतूत भेजते थे और उस खतूत में वो अपनी ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात का जिक्र किया करते थे। ये खतूत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक खुसूसन लंदन के पब्स में और कॉफी शॉप्स में बाज लोग पढ़कर सुनाते थे, और ये एक बड़ी सहर अंगेज कहानियां होती थी उन लोगों के लिए, एक इंटरटेनमेंट का जरिया थी जिनके पास रेडियो भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, कोई और तफरीह का जरिया नहीं था। उनके सामने कोई एक ताजिर आकर या एक फौजी आकर या उसका कोई रिश्तेदार आकर एक ऐसे मुल्क की कहानियां सुनाता था जिसको उन्होंने देखा नहीं था, बल्कि उनके रिश्तेदार वहां थे, तो उसके जरिए से वो उसको जानते थे। तो ये स्टोरी टेलिंग से सहाफत शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे यूरोप में तब्दीली आती गई, इवोल्यूशन आता गया, जैसे कि हम जानते हैं 14वीं 15वीं सदी से रेनेसांस का पीरियड था, फिर उसके बाद 16वीं 17वीं सदी में रिफॉर्मेशन का पीरियड था जिसमें कि लोग चर्च की डोमिनेशन के खिलाफ उठ खड़े हुए, पादरी की ताकत के खिलाफ उठ खड़े हुए, और फिर आगे इनलाइटमेंट का पीरियड आया। और इनलाइटमेंट के दौर के जो फिलासफर थे, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो दानिश्वर थे, उनकी फिक्र, उनकी सोच से लोगों में आगाही फैली, और ये आगाही यूं भी फैली कि जब छापाखाना इजाद हुआ 15वीं सदी में, तो छापाखाने के बाद किताबें छपना शुरू हो गई और फिर मैगजीन और ऐसे हफ्तावार अखबारात छपना शुरू हो गए। तो उससे लोगों में शऊर बढ़ना शुरू हुआ, कुछ गैर मुल्की कहानियां, कुछ लोकल कहानियां, और इसमें सहाफत का यूं आगाज हुआ कि बाज लोगों ने, बहादुर लोगों ने अथॉरिटी को चैलेंज किया, हुकूमतों को चैलेंज किया, टेरेनी को चैलेंज किया और उनके खिलाफ लिखा। 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ, तो अमेरिका की आजादी की तहरीक या आजादी की जंग में सहाफियों ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, लोगों में बेदारी पैदा करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में और उस जंग की कामयाबी में। 1776 में जब अमेरिका एक आजाद मुल्क बन गया, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, तो वो अखबार और वो सहाफी जो आजादी की तहरीक में लिख रहे थे, वो रफ्ता रफ्ता अपनी हुकूमत पर तनकीद करने लगे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इस आजादी में हमारा बड़ा हिस्सा है, तो लिहाजा जो राय हम देते हैं, जो ओपिनियन हम देते हैं, हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए। वो तजावीज देते थे और हुक्मरान उस वक्त के जो थे वो नहीं मानते थे, लेकिन अखबार वालों का और उनके रीडर्स का बड़ा प्रेशर था। तो 1791 में अमेरिकी आइन में पहली तरमीम की गई, फर्स्ट अमेंडमेंट, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन के बारे में थी, बिल ऑफ राइट्स था, और उसमें अमेरिकी आइन ने इस बात की गारंटी दी गई कि अमेरिका में आजादी इजहार जो है वो कायमी तहफ़्फ़ुज़ उसको मिल गया। बाद में फिर यूरोप में भी और अमेरिका में भी अखबारात बहुत ताकतवर हो गए और सहाफी बहुत ताकतवर हो गए, और उनका काम हुकूमत पर और हुक्मरानों पर तनकीद करना था। ये जो सहाफत का चौथे सुतून का तस्वुर है, ये वहीं से आया है। जैसे बरतानिया में ये तस्वुर है कि एक मुकन्नना है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन और पार्लियामेंट, और एक अदलिया है और एक एग्जीक्यूटिव है या हुकूमत है। तो ये तीन ब्रांचें जो हैं, ये फिर सारी दुनिया में ये तस्वुर, चाहे सदारती निजाम हो चाहे पार्लिमानी निजाम हो, यही था कि ये हुकूमतें की ये तीन मेन ऑफिशियल फॉर्मल पिलर है। लेकिन एक चौथा पिलर जो है वो सहाफत को इसलिए करार दिया गया कि सहाफत एक इनफॉर्मल इंडिपेंडेंट इदारा बना, एक रिवायत बनी, एक इंस्टीट्यूशन बना, जो रियासत के बाकी इदारे थे उनके ऊपर तनकीद करता था पब्लिक इंटरेस्ट में, मफाद आमा में। तो सहाफी ने ये किरदार अपना लिया कि वो अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ में वो जो मुकन्नना या एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, वो अगर कोई गलत
गलत काम करते हैं, अगर मफाद आमा के खिलाफ कोई पॉलिसी बनाते हैं या फैसला करते हैं, तो सहाफी उन पर, अखबारात उन पर तनकीद करती, क्वेश्चन उठाती और लोगों को आगाही उनमें पैदा करती। तो सहाफियों के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो नहीं, सहाफत के पास कोई फौज नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सरकारी ताकत नहीं। उनकी ताकत जो है उनके ऑडियंस का एतमाद है, उनके रीडर्स का एतमाद है, उनके व्यूवर्स का एतमाद है। और सहाफी जितना ज्यादा क्रेडिबल होगा उस पर एतमाद लोगों का बढ़ता है। इस वजह से सहाफी का काम यह है कि वो आवाम के सामने, अपने रीडर्स के सामने जो मालूमात पेश करे वो हकाइक पर मबनी हो और वो जो है वेरीफाइड फैक्ट्स हो। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, हमारे पास बहुत सारी इतलात आती हैं, आम लोगों के पास आती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी इतलात झूठ होती हैं, अफवाहें होती हैं, गपशप होती है, कोई कंपेन होती है नेगेटिव और उसको बाइस्ड कंपेन होती है और लोग उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन सहाफी का काम ये है, उसका वो एक ऐसी छाननी है कि जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। और सहाफी के लिए ये बहुत जरूरी है, जब वो रिपोर्टिंग कर रहा हो तो वो उसके सामने जो हकाइक आए, जो फिगर्स आए, जो फैक्ट्स आए, जो इवेंट्स आए, उसके बारे में वो छानबीन करे उन लोगों से जिनका उन इवेंट से, जिनका उस डेटा से ताल्लुक है, जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं और जिनका कोई रेलेवेंस है। और उस इंफॉर्मेशन को वो अपने जहन में, उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो उसको चेक करे। एक आम असूल है, जब हम बीबीसी के साथ थे या और कहीं हमने काम किया, कि आपको 2 क्रेडिबल सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए, उसके बगैर आपको वो शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका सोर्स इजाजत दे तो कोशिश ये करें कि सोर्स का नाम, उसका पता, उसके बारे में, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप उसको सोर्स को बताएं। और बहुत रेयर केसेस में आप अपने सोर्सेज का नाम जो है वो विदहेल्ड कर सकते हैं। तो सहाफत जो है उसके इसीलिए ये कहा जाता है कि सहाफी जो है वो तारीख का पहला मुसव्विदा लिखता है। सहाफी जो है, ए जर्नलिस्ट राइट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी जंगें हुई, यूरोपियंस की पूरी वो मिसालें हैं, क्योंकि वो सहाफत वहां से आई, तो वहां के रिपोर्टर्स जाकर जब फ्रंट लाइन पर जो देखते थे वो आगे भेजते थे। वियतनाम की जंग में अमेरिका को इसलिए शिकस्त हुई कि अमेरिकी सहाफी, अमेरिकी टेलीविजन जो था वो पहुंचा और उन्होंने जाकर वियतनाम में जो कुछ अमेरिकी फौज कर रही थी वो टीवी स्क्रीनों पर दिखाया। तो अमेरिका की तलबा और नौजवान और लोग जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। अमेरिकी फौज नहीं चाहती थी कि अमेरिकी अवाम जाने। अमेरिका की तारीख में अमेरिका के सियासतदान यही बताते रहे थे अपने लोगों को कि अमेरिका एक मुस्बत कुव्वत है, दुनिया में तब्दीली की कुव्वत है, जमहूरी कुव्वत है, आजाद है हम, हमारी सकाफत अच्छी है, हमारी सियासी इदारे मजबूत है, हम दुनिया में सबसे बेहतर हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने जाकर सन 1960 की दहाई के आखिर में, वस्त और आखिर में जाकर जब अमेरिकी अवाम को ये दिखाया, और जमाने में टेलीविजन काफी एडवांस हो चुका था, तो पूरा अमेरिका उठ खड़ा हुआ और अमेरिका को वियतनाम से निकलना पड़ा। यही वजह है कि वियतनाम के तजर्बे के बाद अमेरिका ने ये कोशिश की कि जब उसने इराक पर हमला किया, जब उसने दूसरे जगहों पर जाकर हमले किए, तो वहां पर एम्बेडेड जर्नलिज्म की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई और सहाफियों को आजादी नहीं दी गई कि वो जाकर इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करे, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से एक पायलट जो था उसके पास कैमरा लगा हुआ था और वो बम फेंकता था इराक पर, और लोग टीवी स्क्रीनों पर हैरान होकर देखते थे कि बम कैसे एक जदीद जेट तैयारे से निकलता है और नीचे जाके वो गिरता है। वो सारा लाइव टीवी पर देखते थे, लेकिन टीवी उनको ये नहीं दिखाता था कि वो बम जाकर जिन पर गिरा और वहां उसने कितनी तबाही की, कितने मासूम लोग मारे गए, कितने शहरी मारे गए, बच्चे खवातीन मारे गए। उसके लिए एक नफ्सियाती टर्म इजाद की गई, कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज कहकर वो उस खून को, उस नुकसान को, इंसानी जानों को नुकसान को के असर को कम करना चाहते थे। तो फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आ गया और मीडिया को कंट्रोल किया गया और आज तक मीडिया उस कंट्रोल में है। ताहम ये मगरिब में फिर सर जंग के दौरान भी मीडिया ने साइड्स ली, स्टेट मीडिया आ गया, जैसे बीबीसी जो था दूसरी जंग अजीम में उसने लैंग्वेज सर्विस शुरू की और उसने जर्मनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, फिर सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया लैंग्वेज सर्विसेज के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने। इसी तरह वॉइस ऑफ अमेरिका आया। इसी तरह अब आप देख लें कि उनका डीवा रेडियो है, मशाल रेडियो है, ये सारे स्टेट डिपार्टमेंट और सीआईए के फंडेड हैं। अब जर्मनी वाले डीडब्ल्यू वाले हैं, फ्रांस वाले भी हैं। इसी तरह स्टेट मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया भी रहा। अब मीडिया इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस हैं, जो असलहा बनाती हैं, जो बम बनाती हैं, जो टैंक बनाती हैं, जो पता नहीं और कौन कौन से कारोबार करती हैं, और उनके बहुत सारे कारोबारों में एक कारोबार मीडिया का भी होता है, तो वो बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से मीडिया को इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आ जाते हैं पाकिस्तान पर। तो जो मैंने कहा कि इस वक्त जनरल आम लोगों में ये तासुर ये है कि सहाफी अच्छे लोग नहीं होते, क्योंकि हमेशा खबर हमेशा बुरी होती है, तो लोगों की ओपिनियन सहाफियों के बारे में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन साथ में ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी दुनिया में ये रियासतों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम करता है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे
चाहे वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे और वो हैं, वो एक व्हाइट प्रोपेगेंडा की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और व्हाइट प्रोपेगेंडा, ये सफेद प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो पूरा सच नहीं होता, उसमें झूठ की आमेजिश होती है। तो अब बीबीसी मिसाल के तौर पर बाज हालात में 70% अगर हकाइक बयान करता है तो 30% हकीकत नहीं होती, उसमें स्पिन डाला जाता है। लेकिन अगर बरतानिया हालत जंग में हो, किसी दुश्मन के खिलाफ वो जंग कर रहा हो, तो फिर 70 या 50% झूठ होता है और 50% सच होता है। और ये मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस इस व्हाइट प्रोपेगेंडा टेक्निक को दुनिया भर में इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू काफी तवील हो रही है, इसलिए आज मैं इसको यहाँ रोकता हूँ और इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं गुफ्तगू करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाकिस्तानी सहाफत पर क्या असर हो रहा है और पाकिस्तानी सहाफत को कौन से मसाइल हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं। तो अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।